9 ऑफ बीएनएसएस देखेंगे। मैक्सिमम पीरियड फॉर द अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, मतलब बिना बेल के मैक्सिमम कितने टाइम तक आप डिटेन करके रख सकते हैं। और इसमें कुछ गवर्नमेंट की खामियां बताएंगे। लॉ मेकर क्या कर रहे हैं भगवान जाने, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा वो चाहते क्या हैं। ये जो सेक्शन था पहले, वो सेक्शन 436A हुआ करता था, जो बीएनएसएस में आ गया आपका सेक्शन 479। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, चूँकि ये दोनों जो ये जो सेक्शन 436 सम क्लॉज ऐसा 436A जो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस लॉ से जोड़ा गया था। कॉमन कॉज वर्सेस यूओआई 1997 से ऐड किया गया था। इसमें सिर्फ एक सबसेक्शन हुआ करता था, एक सबसेक्शन में लगभग 2 प्रोविजो हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है इसको सेक्शन की एकदम मैं बोलना नहीं चाहता बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक सबसेक्शन किया है ऐड, ठीक है, एक सबसेक्शन 1 है, उसके 3 प्रोविजो हैं, एक और प्रोविजो ऐड किया है। गुड है, ये प्रोविजो ऐड किए गए हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन इसको नलीफाई करने के लिए, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक था, इसको नलीफाई करने के लिए सेक्शन 2 ऐड कर दिया गया एज ए एक्सेप्शन के रूप में। ठीक है, इन्होंने पूरा बेकार कर दिया सेक्शन कि अगर कोई मल्टीपल ऑफेंस किया हो, 1 से मोर ऑफेंस किया होगा, तो ये जो 1/3 टाइम पीरियड स्पेंड कर रहा है, हाफ टाइम पीरियड ऑफ टोटल कन्विक्शन स्पेंड कर रहा है, वो नल एंड वर्ड हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा इन्होंने जो किया है, ये थोड़ा ये जो सबसेक्शन 2 ऐड किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आप इंक्वायरी ऑन ट्रायल के दौरान तो समझ में आता है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन, मेरा भाषण थोड़ा लंबा चलेगा, इस चीज सेक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। और ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल, अगर इस दौरान कोई जेल में बंद है, ठीक है, तो उसको जिस अपराध के लिए बंद है, बस वो डेथ ना हो और आजीवन कारावास ना हो। अगर ये इसके लिए बंद होंगे, आप किसी का मर्डर कर दिए तो आपको ये इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको हाफ ऑफ द मैक्स जो भी ईयर होगा उस अपराध के लिए, ठीक है, दैट पनिशमेंट के लिए, अगर आपने इतना पूरा कर लिया तो आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है, ही और सी शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल। ठीक है, तो ही और सी, मैं ही और सी क्यों कह रहा हूं, मैं उसमें आपको बताता हूं। शुड बी रिलीज ऑन बेल। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप डेथ और आजीवन कारावास वाला कांड न किए हों। तो अगर मान लीजिए आपने किसी अपराध के लिए जिसकी 7 साल की सजा है, ठीक है, उसमें अगर 3.5 साल आपने पार कर दिया तो आपको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन्वेस्टिगेशन को तो मैक्सिमम 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 60 डेज में हो जाना चाहिए, और 90 डेज में हो जाना चाहिए। अगर 3.5 साल तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करे, आपको ये लिखना चाहिए था कि इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, क्योंकि कोर्टों पे लोड बहुत है, तो हम यहाँ मान सकते हैं। क्या आपकी पुलिस इतनी इनएफिशिएंट है कि वो 3.5 साल तक किसी अपराध, मान लीजिए किसी ने 10 साल की सजा की है, कोई अपराध 10 साल वाले अपराध का उन्होंने क्राइम किया है, तो मतलब उसको 5 साल तक आप जो है अंडर ट्रायल रखेंगे, और आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इसमें डालने की क्या जरूरत थी। मतलब 5 साल तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। आप समझ रहे हैं ना, इस टर्म को 436 में भी नहीं होना चाहिए था। उसमें क्या है, एक दिल्ली दंगे वाला मैटर है जिसमें शायद अभी वो 5, 5.5, 6 साल हो गए हैं, वो अभी जेल में ही बंद है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया है। मतलब आप कुछ शब्दों को, केवल एक शब्दों को लॉ में डाल के उस शब्द का तोड़ मरोड़ के उसका मिसयूज करना है, ये इन्वेस्टिगेशन।
पुलिस मतलब 4-4 5-5 साल तक आपको जो है आगे 5-5 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल की है, जो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर ट्रायल कैसे हो सकता है कोई? जबकि आपको यहाँ नियम में लिखा हुआ है कि 15 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक आपको चार्जशीट फाइल ही करनी है। आप 5-5 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजो पार्ट है। पहला प्रोविजो पार्ट कर रहा है कि ए पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नॉट प्रीवियसली कन्फर्म। कह रहा कि इसके कुछ अपवाद हैं कि अगर आप ये रहोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि एक पर्सन जो है हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप का है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नॉट प्रीवियसली कन्विक्ट, कोई कन्विक्शन ना होना चाहिए आपको पीछे, ठीक है। मतलब फ्रेश आदमी आया हो, इसका सिंपल सा कहना आदमी है कि जो आदमी फ्रेश क्राइम करके आया हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो उसे 1/3 ही इम्प्रीज मतलब जो स्पेंडिंग होगा किसी क्राइम की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, मैक्स पनिशमेंट, उसका 1/3 कंप्लीट करते ही और सी शैल बी रिलीज ऑन बेल। थोड़ा और रियायत मिली है, ठीक है। प्रोविजो सेकंड देखिए, प्रोविजो सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कोर्ट में हियर पीपी साहब, ठीक है, एंड डिटेंशन हाफ रीजन राइटिंग। कह रहा है कि ये ऐड किया गया है, ये प्रोविजो जो है ऐड किया गया है बीएनएसएस में, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। कह रहा कि हाफ पे छोड़ रहे हो ना आप, हाफ पे ऐसे नहीं छोड़ोगे, जैसे आपने अभी सबसेक्शन 1 पढ़ा ना, इसमें पीपी साहब को बुलाओगे, ठीक है, पीपी साहब को बुलाओगे और पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन कि कंडीशन 1, अगर आप हाफ पे छोड़ रहे हो तो पीपी साहब को बुलाएंगे, उनको हियर करेंगे, उनको सुनेंगे, और उसके बाद यदि आप छोड़ रहे हैं उसको तो रीजन इन राइटिंग लिखेंगे। कब? जब पीपी साहब को सुन लेंगे आप, ठीक है। ये ऐड किया गया इस बार, आप समझ रहे हैं ना कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो भी फ्रीडम दी गई थी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर कम से कम रहें, अब उसमें धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया। ये प्रोविजो जो है ऐड किया गया है कि अगर हाफ पे आप छोड़ रहे हैं, हाफ टाइम स्पेंड करने के बाद जो उसका अपराध का मैक्सिमम टाइम है छोड़ रहे हैं, तो पीपी साहब को सुनेंगे और रीजन ही राइटिंग करेंगे। ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, बीएनएसएस में ऐड हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? दूसरी कंडीशन कह रही है कि एंड रिलीज ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड, ठीक है। और यदि आप उसको अच्छा कह रहे हैं कि अगर पीपी साहब नहीं आते हैं तो उसको सिर्फ बॉन्ड पे नहीं छोड़ेंगे, उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ेंगे। बेल बॉन्ड और बॉन्ड में क्या अंतर होता है? इसमें श्योरिटी होती है और इसमें श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये मैं पूरा तरह से आपको बेल बॉन्ड में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रोविजो ऐड किया गया इसमें, ठीक है। आप प्रोविजो थर्ड देख लीजिए, ठीक है। प्रोविजो थर्ड, ये प्रोविजो सीआरपीसी में हुआ करता था, 436 सब ए में हुआ करता था प्रोविजो थर्ड। नो पर्सन शैल बी इन डिटेन मोर देन ऑफेंस। कह रहा प्रोविजो कि नो पर्सन शैल बी, अच्छा एक मिनट, हाँ, कॉमन कॉज में ये ऐड किया गया कि चलो भाई अगर हाफ तक आप छोड़ देना है आपको, अगर आप नहीं भी छोड़ पाए तो उसका जो जो मैक्स उसकी सज़ा है, उसका जो मैक्स पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा उसको नहीं रख सकते, कतई नहीं रख सकते। मान लीजिए उसने जो अपराध किया है वो 10 साल वाला क्राइम किया है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है,
तो उसको 10 साल से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, उस दिन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। लेकिन और ड्यूरिंग, फिर वही शब्द लिखा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। कोर्ट पे लोड है तो इंक्वायरी ट्रायल तो समझ में आता है, मतलब उसको ऐसी पुलिस है कि 10 साल तक वो उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं, एफआर तक नहीं जो है सबमिट कर पाई है, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन एक दिखा है कि जो अब कंप्यूटिंग ऑफ, भाई हम आपको गणना करेंगे तभी तो क्लियर करेंगे कि आपका कब कंप्लीट हो रहा। तो एक्सप्लेनेशन में बताया है कि एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटिंग द ट्रायल ऑफ डिटेंशन, कंप्यूटिंग ऑफ ट्रायल ऑफ डिटेंशन। इसमें कह रहा है कि डिले इज प्रोसीडिंग कॉज बाई एक्यूज, यदि एक्यूज ने ही प्रोसीडिंग को डिले करवाया, जैसे वो फरार है, ठीक है, अगर एक्यूज के कारण जो डिले हुआ है, ठीक है, प्रोसीडिंग में, ठीक है, वो टाइम जो है इसको कंप्यूट करते समय, डिटेंशन टाइम को कंप्यूट करते समय शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब यदि एक्यूज ने किसी भी साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके जो है प्रोसीडिंग को डिले करवाया है, तो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो टाइम जो है ट्रायल डिटेंशन में नहीं उसका मतलब माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब क्लॉज 2, मैंने क्या कहा कि आपको हाफ ऑफ द मैक्स पनिशमेंट, जो उस अपराध की मैक्स पनिशमेंट है, उस क्राइम की जो मैक्स पनिशमेंट है, आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर क्राइम मोर देन वन है तो, और आप पे मोर देन एफआईआर हुआ है तो, 2-3 अपराध हो गए, मान लीजिए आपको सीआरपीसी में भी बुक किया गया, मोर देन एफआईआर हुआ है तो, ठीक है, आपको ईडी ले गई, आपको सीबीआई भी ले गई, ठीक है, आप पे एफआईआर भी हुआ, वो होता ही है, कब होता है आपको पता ही, हमको बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो थर्ड प्रोविजन है, थर्ड प्रोविजन किसका, 479 सब क्लॉज 1 का जो थर्ड प्रोविजो है, थर्ड प्रोविजो क्या, जो मैक्स, थर्ड प्रोविजो क्या था कि उसको, अगर उसको 10 साल की सजा हुई है उस अपराध के लिए, 10 साल की सजा के लिए वो अंदर गया है, तो 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो कह रहा 479 का जो थर्ड प्रोविजो है, यही यदि वो मोर देन वन अपराध करके गया है, या मोर देन एफआईआर हुई, मल्टीपल केसेस हुई हैं उस पर, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया, आपको ईडी भी ले गई, आपको आईटी वाले भी आए ले गए, आपको एफआईआर भी हो गई, आप पे सीबीआई, ये कब होता है आपको पता है, ये सेक्शन अभी ऐड किया गया है बीएनएसएस में। इस 479 के सेक्शन की लुटिया डुबा दी गई है, कॉमन कॉज के सेक्शन, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ऐड करके ये सेक्शन लाया गया था 439 436 सब क्लॉज ए के फॉर्म में, ताकि अंडर ट्रायल प्रिजनर बहुत कम रहें, आराम से, मतलब जेलों पे लोड ना रहे। लेकिन आप ज़रा देखिए, मोर देन, अगर जैसे आप एफआईआर ही होता है, आप ज़रा देखिए एफआईआर में क्या कभी किसी को सिंगल अपराध के लिए मिलता है, कई सेक्शन लगे रहते हैं, कई धाराएं लगी रहती हैं, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने राइटिंग की, सिटीजन किया, ठीक है, राइटिंग भी करवाई, सिटीजन भी किया, तो राइटिंग की अलग से पनिशमेंट है, सिटीजन की अलग से पनिशमेंट है, तो हो गया मोर देन क्राइम, खेल खत्म। अब आपको क्या है, वो जो थर्ड प्रोविजो में आपको उस अपराध का जो मैक्सिमम सजा है उसके बाद छोड़ देना है, अब नहीं छोड़ा जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये कंसीडर किया जाएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि ट्रायल और इंक्वायरी होती है तो समझ में आता है, उसके दौरान न छोड़ा गया, समझ में आता है, ठीक है। ही शैल नॉट बी रिलीज बाय द कोर्ट, ठीक है। अगर ऐसा है आप पे मोर देन क्राइम का एफआईआर हुई है या मोर देन एफआईआर हुआ है, तो ये 479 सब क्लॉज 1 का थर्ड प्रोविजो है, ये आपके लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं लास्ट इसका प्रोविजन, सबसेक्शन 3।
ठीक है, अब कोशिश यही करेंगे कि अगर मेरी बात गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी तो वो हो सकता है इस चीज़ में सुधार करे, एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि लॉ ऐसे ना बनाया जाए कि जो इंडिया के पीपल के लिए जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। एक्यूज पास बाई 1 सेकेंड 1/3 डिटेंशन सब, हाँ कह रहा अब जिम्मेदारी दे दिया है किसके ऊपर, एसपी जेल के ऊपर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के ऊपर, कि भैया ये जो हाफ में छोड़े जा रहे हैं या 1/3 में छोड़े जा रहे हैं, ये फ्रेश माल वाले 1/3 में छोड़े जा रहे थे, ये ज़्यादा गंभीर वाले इतना उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट छोड़े जाते, मान लीजिए किसी अपराध के लिए, बता चुका हूँ मैं, उसको फिर से नहीं बताना, ठीक है। तो इसको जो है इसकी लिस्ट आप बनाओगे और शैल फोर्फिट, तुरंत जो है उसको आप कोर्ट के पास भेजोगे ताकि कोर्ट कंसीडर करे और उसको बेल दे दे, ठीक है। राइटिंग टू राइट, मतलब उसकी जो लिस्ट बनाओगे, राइटिंग करोगे, करके उसको कोर्ट के पास भेजोगे ताकि कोर्ट जो है उसको बेल पे रिलीज कर दे।